आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 12th की जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, जो उसका लेसन नंबर 4 है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसका सेकंड पार्ट है। और यहाँ से हम आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में हो, 2 मार्क्स के हो, या फिर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो, या फिर आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो, जो भी आपके बनेंगे उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और इससे पहले वाली क्लास पहले अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देखना, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो लीग ऑफ नेशन मैंने बताया, जिसे यूएन भी बोलते हैं या फिर इसे हम राष्ट्र संघ कहते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को कि राष्ट्र संघ का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914 से 1918 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसके बाद हुआ। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसका निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए हुआ क्योंकि कोई ऐसी संस्था ही नहीं थी जो युद्ध को रोक सके। इसीलिए लोगों ने इस कमी को महसूस किया और पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का, इसके अंदर क्या किया गया, लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था। याद रखना है आप सभी को। लेकिन इसको बनाया इसलिए गया कि भविष्य में कभी युद्ध ना हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हम देखते हैं 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इसमें बहुत सारी कमियां थी, तो उस कमियों को दूर करके क्या किया गया, आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसके नाम में संयुक्त वर्ड जोड़ दिया गया, इसीलिए इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, इसकी स्थापना क्या करेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद यानी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, आप सभी को ध्यान रखना है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है इस पे हस्ताक्षर हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है इसके हस्ताक्षर कहाँ पर हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका, अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। कैलिफोर्निया नाम की जगह है, कैलिफोर्निया, यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। और लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी के रूप में हम यूएन या फिर आपका लीग ऑफ नेशन जो है इसका उत्तराधिकारी कौन है आपसे पूछे तो यूएनओ है, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का मेन काम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झगड़ों को रोकना, ये इसका मेन उद्देश्य था। हमने पहले इसके उद्देश्य भी पढ़ लिए। और इसके बाद आप देखते हो कि आज वर्तमान समय में 2024 चल रहा है और इसके अंदर वर्तमान समय में 193 मेंबर्स हैं। 193 मेंबर में आपसे पूछा जाता है लास्ट में सबसे कौन जुड़ा, तो दक्षिणी सूडान नाम है देश का। सूडान देश पहले एक था, उसको 2 भागों में बांट दिया, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जो ऊपर का है उसे उत्तर सूडान बोलते हैं, जो नीचे की तरफ है उसे दक्षिण सूडान बोलते हैं। दक्षिण सूडान जो है इसका मेंबर सबसे अंत में बना है, ये आपको याद रखना है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे लास्ट का जो सदस्य देश है इसमें कितना है, तो कितने सदस्य देश है इसमें, 193 देश है। और अंतिम में कौन जुड़ा है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो 51 देश थे, और इसीलिए इसके 51 देशों को संस्थापक देश बोलते हैं, संस्थापक देश। क्योंकि जब इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 में, तो 51 देशों ने इस पर सिग्नेचर करा था, इसीलिए 51 देशों को संस्थापक कहते हैं। और हम भारत में रहते हैं, इसीलिए हमें ये जरूरी होना चाहिए पता कि भारत कब इसमें शामिल हुआ। तो भारत इसके अंदर 1945 में ही 6 दिन बाद 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था, ये भी याद रखना है आपसे। देखो 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या जो है 1993 193 हो गई। कितनी हो गई है, 193। कितनी हो गई है, 193, याद रखना है। और इसके बाद कोई मेंबर इसके अंदर कुछ नया नहीं जुड़ा है। इसके अलावा आपको पता है इसमें एक सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, आपको मैंने बता रखा है। 5 ऐसे देश जिन्हें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिली है। अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी शांति और सुरक्षा का मुद्दा आता है, शांति और सुरक्षा का मुद्दा आता है, तो ये 5 सदस्य देशों के पास एक खास अधिकार है जिसे बोलते हैं वीटो पावर। और इस वीटो पावर का ये पावर है कि अगर कोई भी निर्णय लेना है जो शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर इनमें से किसी भी एक देश ने मना कर दिया तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। कौन कौन देश है जिन देश के पास में स्थायी सदस्यता है या वीटो धारक देश है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये ध्यान रखना है। चीन भी है, चीन को भारत ने दिलवाने में काफ़ी मदद करी, भारत को भी मिलता, लेकिन भारत के नेहरू ने इसे लेने से मना कर दिया, जो कि हमारी बहुत बेवकूफ़ी रही। और आज हमारा कश्मीर का जो मुद्दा है, विवादित जमीन जो है, वो हमारे हाथ से भी जा चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बेसिकली ये प्रथम विश्व युद्ध में विजेता देश थे और स्थायी देश थे, आप सभी को ध्यान रखना है, 5 स्थायी देश हैं। इसके अलावा आपसे 1-2 क्वेश्चन और भी आता है, जैसे वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। आपसे चीफ सेक्रेटरी पूछा जाता है, चीफ सेक्रेटरी कौन है इसके, जनरल महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है वो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है, ये भी याद रखना है। कितने नंबर के, ये 9 नंबर के 9वें महासचिव है। और उन्होंने अपना पद कब से संभाल रखा है, 1 जनवरी
2017 से अपने पद पे हैं। और फॉर एग्जांपल ये पुर्तगाल देश के हैं। किस देश के? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल देश के हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखना आप सभी को। कब से कब तक रहे? अब ये कब से कब तक रहे पुर्तगाल के पीएम? तो 1995 से 2002 तक रहे पुर्तगाल के पीएम। उसके बाद पीएम रहने के बाद में हट गए वहां से। अब ये महासचिव है कहाँ के? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। और 2005 से लेकर 2015 तक इन्होंने यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज इसके लिए भी काम किया है। इसके पद पे भी रहे, यानी 10 साल तक ये यहाँ पर भी पद पे रहे। आप सभी को मैं बता दूं, पेपर में बहुत बार आता है इसके बारे में, UNHCR इसका पूरा नाम बताइए। तो यह है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। आर का मतलब है रिफ्यूजीज, ठीक है, ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं यानी एजेंसियां जो पेपर में बहुत बार आपसे पूछ ली जाती है, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे WHO बोलते हैं। इसके अलावा एक है आपका UNDP जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का विकासीय कार्यक्रम, इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम। ऐसे ये UNHRC, देखो दोनों अलग अलग है ये, एक में HRC है और एक में HCR है। जिसमें HCR है उसमें हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज है। हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज देखो लिखा है यूनाइटेड नेशन फॉर हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। और जिसमें UNHRC है, HRC का मतलब है ह्यूमन राइट कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का हाई मानव अधिकार आयोग है जिसमें HRC है। जिसमें HCR है वो है बेसिकली जो शरणार्थी लोग होते हैं उन लोगों के लिए काम करता है, याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा एक दो नाम और भी पेपर में आ जाता है, जैसे UNICEF जिसे यूनिसेफ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। देखो क्या यूनाइटेड नेशन ना इमरजेंसी चाइल्ड फंड है ये। और साथ ही साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का शैक्षिक एवं सामाजिक कार्यक्रम जिसे हम यूनेस्को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन। फिर इसके बाद में इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और फिर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, देख रहे हो, यूनाइटेड नेशन। तो ये पेपर में नाम आते हैं बहुत बार, आपको नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब देखो 1991 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कुछ सुधार की बात हुई। किसकी बात हुई? क्योंकि इस समय हम क्या देखते हैं, शीत युद्ध का अंत हो गया। और शीत युद्ध का अंत के बाद में हम शीत युद्ध का अंत के साथ हम एक और बात कह देते हैं कि भाई शीत युद्ध का अंत मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन हो गया। और सोवियत संघ के विघटन की वजह से ही हम क्या देखते हैं, पूरी की पूरी जो यूएनओ है, यूएनओ के अंदर सुधार की मांग की जाती है। देखो ये ध्यान रखना है, आज के ज़माने में भी यूएनओ में सुधार की मांग हो रही है। क्यों? क्योंकि 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है और दुनिया के बाकी देश बोलते हैं, देखो 193 देश हैं इसके अंदर। अब देखो 193 में से 5 देशों को ही केवल वीटो दे रखा है, तो बहुत गलत बात है ना। कम से कम आधे को तो होना चाहिए। अब आधे को भी नहीं है तो केवल इन 5 को ही क्यों है भाई, ये 5? तो इसीलिए इसमें सुधार की मांग की बात हो रही है। क्योंकि सुधार की मांग इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि ये वो लोग हैं जो केवल अपने फायदे के लिए सोचते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक आप अलग से देखोगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ में अब तक कितने महासचिव चुने गए? 9। तो 9 के 9 कौन कौन है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले ट्राइव ली है जो पहले हैं, ये पर्सन हो ट्राइव ली, ये नॉर्वे के थे, ये वकील थे और विदेश मंत्री रहे। कश्मीर और भारत के जो मसले थे उस पर युद्ध विराम लगाने की कोशिश करी। कोरिया का जो युद्ध हुआ उसको खत्म करने की कोशिश करी इन्होंने। 2 बारी महासचिव बने, ठीक है भाई। और सोवियत संघ ने इनका विरोध किया था। लास्ट में महासचिव के पद से इन्होंने क्या कर दिया था? इस्तीफा दिया था। ये भी आपको याद रखना। दूसरे नंबर पे आपके ये है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले नंबर का पूछा जाता है। मैं आपसे बता देता हूँ आपको कौन कौन से स्पेशली पेपर के लिए याद करने हैं जो आ सकते हैं आपके। एक तो पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका एक याद करना है आपको, कॉफी अन्नान। कॉफी अन्नान इसलिए याद करना है क्योंकि यही वो बंदा था जिसने कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या होना चाहिए? सुधार होने चाहिए। और ये किस कंट्री का है आपको ये भी नाम याद रखना है, पेपर में बहुत बार आ जाता है। ये किस कंट्री का है? जैसे पहले वाला आपने देखा था ट्राई एंड लीव जो थे वो कहाँ के? नॉर्वे के थे। ये घाना नाम के देश का है, ठीक है भाई। और याद रखना इसने टीबी मलेरिया से लड़ने के लिए विश्व स्तर पर एक अलग से कोष बनाया। इसने कहा कि पूरी दुनिया में टीबी और मलेरिया फैल रही है, उससे लड़ाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। इसके साथ साथ 2005 में इन्होंने मानव अधिकार परिषद की स्थापना करी। उन्होंने कहा
कि भाई मानव अधिकार के क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। और 2001 में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला था, नोबल शांति पुरस्कार मिला, याद रखना है आप सभी को। यूएन ईयू को भी नोबल शांति पुरस्कार मिल चुका है, ईयू को, यूरोपियन यूनियन को, और इसको भी मिला। ये पर्सन है जिसका नाम है कॉफी अन्नान। किस देश का है? गाना देश का है। एक है वामे इनक्रूमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण कोरिया के हैं। कहाँ के? अब ये विदेश मंत्री रहे वहाँ के, और साथ ही साथ इस पद पे बैठने वाले दूसरे एशिया के थे। इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है, उसके लिए इन्होंने काम किया, और पूरे विश्व के जो पर्यावरण है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करने की बात करी थी, याद रखना आप सभी को। परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाने की बात करी है। और अगला है आपके एंटोनियो, है ना, मुनियल दे एलिवरी गुटेरस, यानी इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरस, शॉर्ट में बोल देते हैं। ये है वो पर्सन, पुर्तगाल के हैं। हाँ क्या, ये पुर्तगाल के हैं, ये आपको याद रखना है। और मैंने इसके बारे में तो वैसे बता दिया है कि ये रिफ्यूजीज वाले पद पे भी रहे, और ये वहाँ के पीएम भी रहे, आप सभी को ये भी याद रखना। ये इंपॉर्टेंट थे जिनके बारे में पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है, सो आपको इसको भूलना नहीं है। मैंने आपको बताया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कुछ सुधार की मांग हुई, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधार की क्यों मांग हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुधार की मांग इसलिए हुई ताकि उसके अंदर आज वर्तमान समय में 1991 के बाद में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र, देखो 3 मुद्दे ऐसे जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग हो रही है। और ये कब हुई? 1992 में। 1992 में कौन थे? आपको सुधार होना चाहिए, सुधार की बात हुई, और इन्होंने कॉफी अन्नान पर्सन थे जिन्होंने इसमें सुधार की बात करी थी, इसीलिए उनका नाम आपको याद रखना है। सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा, सुधार क्यों होना चाहिए? पहली बात तो जो सुरक्षा परिषद है वो पूरी दुनिया की नुमाइंदगी नहीं करता, 5 देशों का अधिकार है, और 5 देश केवल उन मुद्दों पे केवल बात करते हैं जिनमें उनका फायदा है। दूसरा, जो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज है, देखो वेस्टर्न कंट्री का मतलब है यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 3 वेस्टर्न कंट्री है, और साथ ही साथ में चाइना भी उन्हीं की बात करता है, चाइना भी उन्हीं की बात करता है, रशिया भी उन्हीं की बात करता है। तो वेस्टर्न कंट्री जैसा चाहती है वैसा ही इसमें सारे फैसले लेते हैं। सुरक्षा परिषद में सभी को बराबर का अधिकार नहीं है, आपने देखा 5 ही देशों का अधिकार है। इसीलिए इन 3 बातों की वजह से, इन 3 बातों की वजह से 1997 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं कॉफी अन्नान, उन्होंने जांच शुरू करवाई, और उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इसमें सुधार होना चाहिए। अब भाई जांच हुई, आगे एक रिपोर्ट भी आई, और उस रिपोर्ट के बाद में कहा भैया जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है उसमें कुछ बातें होनी चाहिए, अगर उसमें ये बातें होंगी तो वो इसका मेंबर बन सकता है। ठीक है भाई। और इसमें एक सुधार भी किया गया, पहले इसमें देखो पहले 5 सदस्य होते थे, लेकिन अब क्या है 10 सदस्य और बना दिए। ये 10 सदस्य कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, और ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? लगातार, लगातार केवल 2 बार चुने जा सकते हैं, 2 बार, 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं चुने जा सकते। अब 10 ही लोगों को चुना जाता है, 2 वर्ष में चुना जाएगा, तो सीधी सी बात है यार, इसके मेंबर कितने? 193। अब तुम सोच के देखो, इन 10 लोगों को भी क्या चुना जा रहा है? 2 साल के लिए चुना जाता है, और जितने भी फैसले लेने होते हैं ना वो स्थायी की मर्जी से होते हैं। और अस्थायी वाले मर्जी नहीं दिखाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं, स्थायी वाला एक भी मना कर देगा ना, आपको पता है फैसला होगा ही नहीं, है ना। तो अब क्या क्या बातें होनी चाहिए अगर कोई मेंबर बनना चाहता है स्थायी, तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए? देखो जैसे इसमें बताया गया है, सबसे पहली बात बताया गया है, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, इकोनॉमी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। एक सैनिक रूप से ताकतवर देश होना चाहिए, यूएनओ के बजट में पैसे देता हो। तीसरा, आबादी के लिहाजे से बड़ा देश होना चाहिए। चौथा, दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करे, और साथ ही साथ अपने कल्चर और अपनी अर्थव्यवस्था और अपने भूगोल की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो। ये सारी चीज होनी चाहिए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई भारत में ये सारे गुण हैं, आपसे पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि भारत का नागरिक होने के नाते आप यूएनओ में स्थायी सदस्य बनाना चाहते हो भारत को, तो आप क्या क्या बातें कहोगे? तो आप कहोगे कि 1997 में क्या हुआ कि 1997 में कॉफी अन्नान द्वारा एक जांच शुरू कराई गई थी, और कहा कि भाई यूएनओ में अगर कोई सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उसमें ये सारे गुण होने चाहिए, और ये सारे गुण भारत में है। देखो, इकोनॉमी के मामले में भारत एक बड़ा देश है, सैनिक ताकत में भारत दुनिया में बड़ा देश है, आबादी के लिहाज से तो सबसे बड़ा देश है। यूएनओ की बजट में भी पैसा देता है, हालांकि ज्यादा नहीं देता लेकिन देता है, और अगर भारत को मेंबर बना लोगे तो भारत उसमें बजट देगा। साथ ही साथ भारत में लोकतंत्र है, मानवाधिकार का सम्मान होता है, भारत का कल्चर, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो ज्योग्राफी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब देखते हैं कि कौन देश कितना पैसा देता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है यहाँ पर?
फिर कौन देता है, फिर कौन देता है? लेकिन अब वर्तमान समय में जापान जो है कोरोना की टाइम पे थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से सेकंड नंबर पे आ गया है जापान में, बता दूं चीन से भी ज्यादा देता है। आप इसमें देखोगे एक चीज, एक डार्क कलर हो रखा है, ये डार्क कलर वो है जो कि यूएनओ के परमानेंट मेंबर है। तो रूस केवल 2.4% देता है, फ्रांस केवल 4.4 देता है, यूके 4.5 देता है, भारत 0.8%। इसी वजह से भारत को अच्छा नहीं माना जाता और भारत को कहते भी हैं कि ये इसका मेंबर नहीं बनेगा। देखो भविष्य में अगर इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी ना, कंफर्म बात बताऊं, जापान इसका मेंबर बनेगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्मनी बनेगा, इटली भी बनेगा, ब्राजील भी बनेगा, कनाडा भी बनेगा। ये 5 देश तो फिक्स है। इसके बाद हो सकता है भारत का नंबर आए, हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी भी जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद में तुमने देश सुना होगा इजराइल, इसराइल के बाद में तुमने दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, नीदरलैंड, मैक्सिको, ये ताकतवर देश हैं बहुत, और भारत से ज्यादा पैसा भी देते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, पहले इनका नाम आएगा, बाद में भारत का नाम आएगा। तो आपको ये भी पता चल गया भारत के नागरिक होने के नाते हम कैसे यूएनओ का एक स्थायी सदस्य के लिए हम अपने नाम को नॉमिनेट करेंगे। अब देखो जिनके पास भी वीटो पावर है उसे हिंदी में बोलते हैं निषेध अधिकार। निषेध अधिकार एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द, और इसका मीनिंग होता है मैं अधिकार नहीं दूंगा। क्या होता है? मैं अधिकार। इसका मतलब ये होता है कि अगर यूएनओ में शांति और सुरक्षा का कोई भी मुद्दा चल रहा है, शांति का और किसका, सुरक्षा का कोई भी मुद्दा चल रहा है, तो हाँ, तो वो फैसला नहीं माना जाएगा। वेरी गुड, ये आपको याद रखना है। अब से एक बार ये भी क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग किसने किया है? सबसे ज्यादा बार सोवियत संघ ने किया है, फिर अमेरिका ने किया है, फिर यूके ने किया है, फिर फ्रांस ने, फिर चाइना ने। याद रखना है, सबसे ज्यादा बार अमेरिका ने किया है, 135 बार। ये 2018 का डाटा है, 2018 से ज्यादा का डाटा नहीं है, यानी 6 साल पुराना डाटा है अगर हम बात करें। अब ये मैप, ये जो है बेसिकली ये जो शो किया गया डाटा है, ये बेसिकली ये डाटा वो है जब यूएनओ की स्थापना के कितने साल हो गए, 60 साल हो गए। 60 साल के पूरे होने के बाद में 2005 सितंबर में क्या किया गया कि भाई यूएनओ की बैठक हुई और उसमें कुछ मुद्दों पे बात हुई कि भाई यूएनओ में कुछ कुछ सुधार करेंगे। क्या क्या? सबसे पहले एक शांति आयोग बनाएंगे, 2005 में बनाया गया। दूसरी बात, यदि किसी देश में नागरिकों पर अत्याचार हो रहा है, जैसे तुमने सुना होगा इराक में नागरिकों पर अत्याचार होता है, आतंकवादी हमले होते हैं, लेबनान, बगदाद, सीरिया, इन सब देशों में आतंकवादी हमले होते रहते हैं, वहाँ की पब्लिक बहुत ज़्यादा दुखी है, सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। तो ऐसे समय में क्या होगा? ऐसे समय में भाई यूएनओ जो है वो वहाँ पर क्या करेगी? मदद करेगी। इसके अलावा मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई है, कब? 2006 से, जो कि 19 जून से ही सक्रिय है। इसके अलावा इसने 100 साल के अपने कुछ लक्ष्य निर्धारण कर दिए, जैसे पर्यावरण संरक्षण करने के लिए इन 100 साल में हम ये डेवलपमेंट ये हासिल करेंगे। अगला क्या है? हर रूप में आतंकवाद की निंदा, यानी आतंकवाद का विरोध करने की बात करते हैं। न्यास परिषद को समाप्त करने की है। अभी यूएनओ की देखो, मैंने आपको जब परिषदें पढ़ाई थी यूएनओ की, तो 6 परिषद पढ़ाई थी, इसी में एक परिषद आती है जिसे बोलते हैं न्यास परिषद। देखो मैं बता देता हूँ, ये न्यास परिषद, न्यासिता परिषद। इसे क्या किया गया है? 1994 से स्थगित कर दिया गया है। क्या था कि भाई एक ट्रस्ट नाम की जगह पलाऊ, यूएनओ ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे देश ऐसे थे जिनकी स्थिति बहुत खराब थी, इतनी खराब थी कि वो देश बिल्कुल डेवलप नहीं हो सकते। तो ऐसे देशों को यूएनओ के अधीन रख दिया गया कि भाई ये काम दे दिया, यूएनओ की जिम्मेदारी है इन देशों का डेवलपमेंट करना, इन देशों का विकास करना, इन देशों की सरकारें बनाना, इन देशों में एजुकेशन लाना, इन देशों में स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये सब काम यूएनओ का दे दिया। जैसे ही पलाऊ द्वीप आज़ाद हो गया, वैसे ही क्या कर दिया गया? इसको स्थगित कर दिया गया है। आप सभी को ये भी क्या करना है? याद रखना है। पेपर में बहुत बार आता है, मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। अब बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत में केवल यही क्वेश्चन बनता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कैसे बन सकता है। तो मैंने बता दिया, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, भारत एक बड़ी सेना वाला देश है, भारत का सामाजिक आर्थिक यानी कल्चरल आर्थिक और भौगोलिक जो है वो पूरे विश्व में फेमस है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र में अंशदान करता है, मानवाधिकारों की सुरक्षा की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है। याद रखना है आप सभी को। अब इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति अभियान यानी कहाँ कहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए इसने अपने हेडक्वार्टर बना रखे हैं। जैसे आप देखोगे इसने
कहाँ हेडक्वार्टर, पाकिस्तान और भारत के बीच में बहुत बार युद्ध होता है, इसलिए यहाँ पर कर रखा है। इधर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसराइल वगैरह, तो इसके आसपास कर रखा है, तुर्की के आसपास कर रखा है, इधर सूडान नाम की कंट्री है, इधर क्यूबा है। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा आंदोलन होते रहते हैं, इसने क्या कर रखा है, इसने ऐसी ऐसी जगहों पर अपने हेडक्वार्टर बना रखे हैं जहाँ पर शांति सुरक्षा की बात होती है। अब आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यों की संख्या 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई। ये जो सदस्य हैं 11 से 15 तक, ये अस्थायी सदस्य, अस्थायी पहले इसमें 6 मेंबर थे, अब 4 और बढ़ा दिए थे। 1965 में बढ़ाए गए थे 4 मेंबर, ये भी याद रखना है आप सभी, ठीक है। भारत बहुत बार अस्थायी सदस्य रह चुका है और अस्थायी सदस्य रहने की वजह से बहुत सारे लोग कहते हैं भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी बना दिया जाएगा। मैंने आपको कुछ देशों का नाम बताया, उन देशों के साथ भारत भी इसके अंदर बन सकता है, ये याद रखना है। इससे रिलेटेड पेपर में अब कोई क्वेश्चन और इसमें अभी फिलहाल नहीं आएगा। इसमें अब कुछ और क्वेश्चन है जो जैसे पेपर में ये आता है, ह्यूमन राइट वॉच, ये क्या है, आपसे ऐसे ही लिखाएगा, ऐसे भी लिखा सकता है, इंग्लिश में ही लिखाएगा ह्यूमन राइट वॉच, या हिंदी में भी लिखा सकता है ह्यूमन राइट वॉच क्या है, ऐसे लिखा सकता है। तो ह्यूमन राइट देखो मानव अधिकार को बोलते हैं। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, और ये अमेरिका का मानवाधिकार का संगठन है। कहाँ का संगठन है? ये बेसिकली क्या करता है, अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वहां पर ये उनके अधिकारों को दिलाने की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करने में भी मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट में ऐसे केस को लेकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो हमारा जो कश्मीर है, कश्मीर में बार बार आरोप लगाया जाता है कि हमारे मानव अधिकार का हनन किया जाता है, आतंकवादी कहकर हमारे जो सेना है वो कई बार नॉर्मल लोगों को भी मार देती है। ऐसा कश्मीर के लोगों का आरोप लगाया जाना है, ऐसा पाकिस्तान भी आरोप लगाता है बार बार भारत। तो ऐसे में मानवाधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि आम नागरिकों को मारा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल और मैं बता दूं, अभी इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर हमला किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है। तो ऐसे समय में जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा तो वो लोग इंटरनेशनल कोर्ट लेके जाती है, उन लोगों को उसका सारा खर्च उठाती है। अगला एक और संस्था है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है और ये इंटरनेशनल संगठन है। कैसे संगठन है? इंटरनेशनल संगठन है। और ये इंटरनेशनल संगठन क्या करती है? ये मानव अधिकारों से जुड़ी हुई काम करती है, ध्यान रखना है। ये इसका सिंबल है, पेपर में आ भी सकता है। ह्यूमन राइट वॉच में तो डायरेक्टली लिखा हुआ है ह्यूमन राइट वॉच, आप ऐसी पहचान जाओगे कि ह्यूमन राइट वॉच जो है ये अमेरिका की एक स्वयंसेवी संगठन है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर काम करने वाली संस्था है, जो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके साथ मिलकर काम करने वाली संस्था है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे वर्ल्ड वाइडली क्या करती है, वर्ल्ड वाइडली मानव अधिकारों की रक्षा की बात करती है। देखो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी संस्था है? पहली संस्था मैंने आपको बताई UNHRC, ह्यूमन राइट कमीशन। एक है आपकी जिसको बताया एमनेस्टी इंटरनेशनल, और एक क्या बताया आपको, ह्यूमन राइट वॉच। और आपसे पेपर में आ जाए कि ये लिखा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये तीनों संस्थाएं याद रखना है आप सभी को, जो मानव अधिकारों की रक्षा करती है। पेपर में इतना ही क्वेश्चन आएगा इसके बारे में। अगली संस्था है जिसका नाम है IAEA। पेपर में पहली बात तो ये आता है बहुत बार, IAEA का पूरा नाम बताओ। इसे बोलते हैं इंटरनेशनल आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, याद रखना है। इसकी स्थापना, दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1950 से। आणविक का मतलब क्या होता है? आणविक का मतलब होता है परमाणु, एटॉमिक। पहले परमाणु का यूज आपने देखा 19, परमाणु का जो यूज है वो 1945 में हुआ, लेकिन ये बम के रूप में हुआ। आज के जमाने में परमाणु का यूज बम के रूप में नहीं करना, परमाणु का यूज करना है एनर्जी को डेवलप करने में। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। इसको बहुत से देशों में क्या किया जाता है, बहुत से देशों में इसको परमाणु बिजली बनाने के काम आता है। तो ये इसका सिंबल है, ये भी याद रखना है आपको पेपर में आ जाए तो। और ये साथ ही साथ ये भी जांच करता है बहुत से देशों में कहीं परमाणु का इस्तेमाल हथियार के रूप में तो नहीं हो रहा, सैनिक के रूप में तो नहीं हो रहा, कहीं नागरिकों को डराने धमकाने के लिए या फिर दूसरे देशों में आक्रमण करने के लिए तो नहीं हो रहा।
तो ये भी याद रखना है। अगली संस्था जिसका नाम आपसे पूछा जाएगा WTO, इसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई और इससे पहले इसका नाम था गैट, GATT। इसे गैट को बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, हिंदी में बोलते हैं व्यापार पर शुल्क पर सामान्य समझौता। इसमें वर्तमान समय में देखो 2016 तक 164 देश है और साथ ही साथ में विश्व स्तर पर जितने भी व्यापारिक नियम बनाए जाते हैं, विश्व स्तर पर जितने भी व्यापारिक नियम बनाए जाते हैं, विश्व स्तर पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, उन सभी संधियों को ये करवाता है और साथ ही साथ में किसी देश के बीच में व्यापार को लेकर विवाद है तो उस विवाद को सुलझाने का भी काम करता है, याद रखना है। अगली संस्था है आप सभी का जिसका नाम है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। याद रखना है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ध्यान रखना है एक संस्था है जिसका नाम है ब्रिटेन वुड। ब्रिटेन वुड के थ्रू 3 संस्थाओं का निर्माण हुआ था। एक का नाम है IMF, एक का नाम है WB और एक का नाम है गैट। गैट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ अभी। WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक, जिसके बारे में बात करेंगे। ये वर्ल्ड बैंक बेसिकली क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को लोन देता है ताकि उन देशों में स्वास्थ्य की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए इस देशों को लोन दिया जाता है। ये भी याद रखना है। अब अगला बच गया आपका जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी संस्था की स्थापना IMF, इसका शॉर्ट नाम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 190 सदस्य देश हैं इसके अंदर। G7 अमेरिका, याद रखना G7 सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, इन सभी के पास में इसके सबसे ज़्यादा पैसे हैं और इसके अलावा भारत भी इसके सदस्य देशों में से एक है। ये भी देशों को ऋण देता है और ये देशों को ऋण इसलिए देता है ताकि उस देश में भी गरीबी कम हो सके, वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्रिएट हो सके। आप सभी को याद रखना है ये पूरा चैप्टर था जो कि मेरे द्वारा आपको खत्म कर दिया गया है। अब पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इसमें से आएगा वो आप नहीं कर पाओगे। 1-2 कार्टून के तो वो ये भी मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपसे। ये लास्ट ईयर भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ये 2 चित्र दिए गए। पहली बात तो दोनों अलग अलग है। ये पहला चित्र दिखाता है कि इजराइल ने लेबनान पर 2006 में आक्रमण किया था और इस संगठन को बेसिकली जो इजराइल ने लेबनान पे हमला भी किया था तो वो हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकवादी संगठन है, उस पर आक्रमण करने के लिए किया गया था, परंतु उसमें आम नागरिक भी मारे गए। UNO इसके अंदर बिल्कुल चुप रहा था, इसीलिए ध्यान रखना है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है उन्होंने कुछ नहीं कहा इस हमले में, क्योंकि आम नागरिक भी मारे गए। तो ये एक बड़ी विफलता देखने को मिलती है UNO की। इसीलिए आप देख रहे हो कि इस डायग्राम में UNO का इधर टूटा फूटा धुआं निकल रहा है और ये इधर इधर गिरा हुआ है। यहाँ पर भी आप देखोगे UNO इसका हाथ में लेबनान के मामले में बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं कर पाया। ये UNO के ऊपर ही हमला दिखाया गया है, UNO बिल्कुल शांत है। अगली चीज जो आपसे मैप में पूछी जा सकती है मैं या फिर इसमें पूछी जा सकती है कार्टून में, मैं आपको बताता हूँ। अगली चीज ये है, ये दिखाता है कि UNO पूरी दुनिया में कहता है कि हम भुखमरी कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे, परंतु ये चित्र दिखाता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर जो है आपका दारफुर की हालत में एक जो है वानगी। आपका क्या मानना है? संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे बहुत से देश है जहाँ पर गरीबी मौजूद है, ये सहायता मांग रहे हैं, नाराजगी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से, इनमें नरसंहार हो रहा है, इन पे हमले हो रहे हैं, इनके संसाधनों को छीना जा रहा है, लेकिन इनकी गरीबी कम करने के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा। उसके बाद में यहाँ पर ये दिखाता है कि भाई ये जो बीच में पर्सन है कौन है, ये अमेरिका है। और अमेरिका दिखाता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 22% UNO में दान देता है। अगर 100 रुपये दिए जाते हैं तो 100 रुपये में से 22 रुपये कौन देता है? अमेरिका। और 22% से ज़्यादा कोई दे भी नहीं सकता, 22 के 22 अमेरिका देता है। इसीलिए अमेरिका पूरी दुनिया में जैसा चाहता है वैसा करता है। अगर अमेरिका कुछ चाहता है और वो नहीं हो पाता, अभी देख लो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, मैंने बताया, तो वहाँ की PM थी। अमेरिका वहाँ पर चाहता था कि क्या नाम है, पश्चिम बंगाल में एक द्वीप मिल जाए उसको, जो कि बांग्लादेश का था, लेकिन वहाँ की जो PM थी शेख हसीना, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देंगे। और देखो वहाँ पर अमेरिका ने पूरी सरकार गिरवा दी उसकी। अमेरिका जैसा चाहता है वैसा होना चाहिए, अगर अमेरिका वैसा नहीं चाहता तो वो UNO से काम करवाता है। आपने देखो ऑपरेशन पढ़े नहीं है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इन दोनों में अमेरिका ने इराक पे हमला किया और UNO से कहकर हमला करवाया।
यूएनओ की सेना गई थी हमला करने वहां पर, और अमेरिका चाह रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। अमेरिका अगर यूएनओ की बात से नहीं मनवा पाता तो वो खुद ही उस देश पे हमला कर, और क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश है, अमेरिका के पास वीटो पावर है, और अगर अमेरिका की कोई बात नहीं मानता तो अमेरिका उस पर क्या करता है, युद्ध कर देता है, हमला कर देता है। इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो पूरा समाप्त हो जाता है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा जो आप ना कर पाओ और आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए। सारा कंप्लीट हो गया, बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।